दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है नेपाल। वही नेपाल के जो इंडिया का पड़ोसी, बहुत ही छोटा और एक ऐसा देश कि जिसके बारे में ये भी मशहूर है कि ये इतिहास में कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना है। मगर पिछले कुछ वक्त से अचानक से इस पूरे ही देश में हलचल नजर आ रही है और एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये माहौल न सिर्फ इस देश की राजनीति को बल्कि इसकी किस्मत को भी पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन प्रोटेस्ट के बारे में, उन विरोध प्रदर्शन के बारे में कि जो पूरे नेपाल भर के अंदर हो रहे हैं और वक्त के साथ काफी तेज हो चुके हैं। इन सारे प्रोटेस्ट के जरिए से ये डिमांड की जा रही है कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी को हटाकर एक बार फिर से मोनार्की को वापस लाया जाए। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि आज के दौर में तो आमतौर पर हम यही देखते हैं कि दुनिया के किसी न किसी इलाके में अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपनी राजशाही के खिलाफ, अपनी किसी पुरानी सल्तनत के खिलाफ यही डिमांड की जा रही होती है कि भाई इस सिस्टम को हटाया जाए और डेमोक्रेसी वगैरह को लाया जाए ताकि लोग अपनी सरकार को खुद चुन सकें। मगर नेपाल में इसका बिल्कुल उलट हो रहा है। मगर इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ मोनार्की को ही वापस नहीं लाना चाहते हैं, बल्कि ये तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे और उनको ये लग रहा होगा कि भाई नेपाल तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल में भले ही हिंदुओं की जनसंख्या 80 से 81% के करीब है, मगर फिर भी नेपाल एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, बल्कि वो तो एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री है। 81% हिंदुओं के अलावा अगर बाकी रिलीजन्स की भी बात कर ली जाए तो 8% के करीब बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग पाए जाते हैं, जबकि 5% आबादी ऐसी है कि जो इस्लाम को फॉलो करती है। बाकी के बचे हुए वो सारे लोग हैं कि जो इन तीनों रिलीजन्स को छोड़कर बाकी किसी धर्म या मजहब वगैरह को फॉलो करते हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात ये भी है कि पिछले कुछ वक्त में देखा गया है कि नेपाल के अंदर और स्पेशली नेपाल की राजनीति में इस्लाम की चर्चाएं भी काफी बढ़ गई हैं। उसके पीछे वजह यह है कि क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बात क्लियर कर चुकी हैं कि इस वक्त नेपाल में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला रिलीजन इस्लाम ही है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने तो यहाँ तक बताया है कि 2050 आते आते इस्लाम नेपाल में इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि बुद्धिज्म के जो इस वक्त सेकंड पोजीशन पर मौजूद है उसको पीछे छोड़कर इस्लाम ही 2050 में नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन बन चुका होगा। नेपाल के अंदर वक्त के साथ हद से ज्यादा मदरसे और हद से ज्यादा मस्जिदें भी बढ़ चुकी हैं। मगर अब सवाल यही है कि आखिर नेपाल के अंदर पिछले कुछ महीनों से इस बड़े लेवल पर साम्राज्य यानी कि हुकूमतों का दौर वापस लाने या फिर उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों की जा रही है? तो दोस्तों, इसका जवाब मिलेगा हमको इस देश के इतिहास में। वैसे तो दुनिया के ज्यादातर इलाकों की तरह नेपाल पर भी बहुत सारी हुकूमतों ने राज किया है, मगर जो आखिरी हुकूमत कायम हुई थी वो 1768 में हुई थी, जिसको किंगडम ऑफ नेपाल या फिर गोरखा एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। ये 1768 से लेकर 2008 तक लगातार कायम रही थी। इसके जो आखिरी राजा थे जिन्होंने सन 2008 तक हुकूमत की बागडोर संभाली थी, उनका नाम है ज्ञानेंद्र शाह। अब जहां तक मामला इस सवाल का है कि इतने लंबे वक्त से कायम ये हुकूमत सन 2008 में भी खत्म हुई क्यों थी, तो दोस्तों हुआ ये था कि 1990 के बाद नेपाल के अंदर अपनी हुकूमत के खिलाफ और अपने राजा के खिलाफ काफी गुस्सा वगैरह देखा जा रहा था। लोगों का इल्जाम था कि राजा काफी करप्ट हैं और हुकूमत से जुड़े हुए सभी लोग सिर्फ अपनी ही जेब भर रहे हैं, जबकि नेपाल बुरी तरीके से पिछड़ता जा रहा है। आम पब्लिक के इसी गुस्से का ही नतीजा था कि अब नेपाल में भी चाइना की तरह ही एक कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया। इस मूवमेंट को माओइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बाद में यही एक सिविल वॉर में बदल गया और फिर नेपाल में ये खतरनाक सिविल वॉर 1996 से लेकर 2006 तक लगातार चलती रही। ये इतनी खतरनाक थी कि इसमें लगभग 17,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। वर्थ नोटिसिंग बात ये भी है कि नेपाल के सिविल वॉर में अमेरिका, यूके, इंडिया, चाइना और बेल्जियम जैसे देश कम्युनिस्ट मूवमेंट के खिलाफ किंगडम ऑफ नेपाल यानी कि जो पुरानी हुकूमत थी उसका साथ दे रहे थे। मगर 2006 आते आते हुकूमत को झुकना पड़ा और एक डील हुई जिसके तहत अब आखिर में उस हुकूमत के आखिरी राजा के जिनका नाम मैंने आप लोगों को ज्ञानेंद्र बताया था, उनको गद्दी से हटना पड़ा।
और फिर सन 2007 में सबसे पहले तो नेपाल को एक हिंदू स्टेट से मतलब एक हिंदू राज्य से सेकुलर स्टेट बनाया गया और उसके बाद अगले ही साल यानी सन 2008 में नेपाल को मोनार्की से डेमोक्रेसी में मतलब कि राजशाही से लोकतंत्र में बदल दिया गया। दोस्तों लोकतंत्र तो आ गया मगर नेपाल की शायद किस्मत न बदल सकी, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ अब उसकी हालत और भी बुरी से बुरी होती चली गई। पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली तो नेपाल हद से ज्यादा अनस्टेबल हो गया। नेपाल पॉलिटिकली कितना ज्यादा अनस्टेबल है और कितने लंबे वक्त से अनस्टेबल है, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 2008 से लेकर अब तक यानी इतने कम वक्त में ही नेपाल में लगभग 10 सरकारें बदल चुकी हैं। जो भी आती है उनके ऊपर यही इल्जाम होता है कि ये करप्ट है, इसने ये बुरा किया, इसने वो बुरा किया और कोई भी आम जनता के लिए काम नहीं कर रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर से नेपाल के अंदर ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसा 1995 और 96 के दौर में बना था, मगर फर्क ये है कि वो माहौल मोनार्की यानी कि राजशाही के खिलाफ था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए था, जबकि ये माहौल राजशाही को वापस लाने के लिए है। और तो और ये हजारों की तादाद में जितने भी लोग अलग अलग जगहों पर और अलग अलग वक्तों पर नेपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये न सिर्फ ज्ञानेंद्र शाह के नाम का नारा लगा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उनको गद्दी पर बैठाने की डिमांड कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये वही ज्ञानेंद्र शाह हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नेपाल की हुकूमत के आखिरी राजा थे। ये सन 2008 से लेकर अब तक लगातार नेपाल के अंदर एक आम इंसान की तरह ही जिंदगी गुजार रहे हैं। लास्ट टाइम नवंबर में भी नेपाल से इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि जब नेपाल के अलग अलग इलाकों से इकट्ठा होकर लोग काठमांडू के इलाके में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। ये सारे प्रदर्शनकारी राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। बाद में ये सारे प्रदर्शन हिंसक भी हो गए थे क्योंकि बहुत सारे इलाकों में तो हुकूमत ने पहले ही प्रोटेस्ट बैन कर दिए थे, जबकि जिन इलाकों में हुए थे वहां से भी लाठीचार्ज वगैरह की या फिर घायल वगैरह होने की खबरें आई थी। तो दोस्तों ये तो थी नेपाल की कहानी। बाकी वीडियो को खत्म करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि आप तमाम लोग मेरे उस सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि जिस पर मैं न्यूज़ और स्पेशली हर दिन इजराइल और पैलेस्टीन के मैटर को कवर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी साजिद ज़ुहैब लिखकर यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।